नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल द अल्केमिस्ट में। पिछले वीक हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था। इस वीक जो है सो हम क्लास 10th की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इस वीक जो है सो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे कई लोगों का ये डाउट होता है कि सर ये केमिकल रिएक्शन क्या भला है, क्योंकि क्लास 10 से पहले जो है सो केमिकल रिएक्शंस का डिस्कशन इतना हमारे सीबीएसई कोर्सेज में नहीं किया गया था। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन जो है सो आप लोग क्लास 6 से ही सुनते आ रहे हो। वह क्या है, बेसिकली आप केमिकल चेंजेस के बारे में सुनते आ रहे हो। केमिकल चेंजेस के बारे में आपने क्या सुना है कि बेसिकली द टाइप ऑफ चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज अ केमिकल चेंज। बस इसी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम केमिकल रिएक्शन में कि मतलब कोई भी अगर केमिकल चेंज अगर कहीं हुआ है तो वह केमिकल चेंज सिर्फ अकेले नहीं होगा, वो एक प्रोसेस से होगा और उसी प्रोसेस का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वेन एवर अ केमिकल चेंज occur, we say that a chemical reaction has taken place. ठीक है, यानी कि जब भी हमारा एक केमिकल चेंज होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के साथ होगा। केमिकल चेंज हो ही इसलिए रहा है क्योंकि उसके प्रोसेस हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है? चलिए एक छोटा सा इसका जो है सो एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे केमिकल चेंज का अगर एक कॉमन एग्जांपल की बात करें, किसी चीज को जला देते हैं या किसी चीज को अगर हम गर्म करते हैं और कुछ नया बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल लें कि जो व्हाइट शुगर जो आपके पास होता है, आपके घरों में होता है, आप अगर उसको विदाउट वाटर अगर आप हीट करना चालू करो तो आप देखोगे क्या कि जो हमारा व्हाइट शुगर है उसमें से वेपर्स रिलीज होंगे और वह हमारा फाइनली एक ब्लैक कलर रेसिड्यू के रूप में सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो ब्लैक कलर रेसिड्यू अगर सेटल हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है सो वो हमारा व्हाइट शुगर से बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दैट ब्लैक रेसिड्यू जो कि हमारा बच रहा है आफ्टर हीटिंग शुगर इज अ न्यू सब्सटेंस, राइट। तो यहां तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अब केमिकल चेंज हो रहा है। अब आप पूछोगे सर इसमें केमिकल रिएक्शन कहां हो रहा है, तो सिंपली हम अभी जो है सो उसी चेंज का रिएक्शन यहां पर समझेंगे। बेसिकली जो व्हाइट शुगर होता है उसका केमिकल नेम है हमारा सुक्रोज। ठीक है, हम यहां पे जो है सो सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं C12H22O11, यही हमारा सुक्रोज। ठीक है, यानी जो हमारा व्हाइट शुगर का जो केमिकल नेम है दैट इज C12H22O11 दैट इज आल्सो नोन एज सुक्रोज। जब हम इसको हीटअप करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमारे रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम सुक्रोज को हीटअप कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि वेपर के रूप में हमें केमिकल चेंज में दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा ही कॉमन केमिकल चेंज कंडक्ट किया बाय हीटिंग व्हाइट शुगर और उसके लिए उसके पीछे भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, या इसके अलावा कुछ और कॉमन एग्जांपल्स ले लें केमिकल चेंजेस के। जैसे हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस भी हमारा केमिकल चेंज का ही एग्जांपल है, जहां पे हमारा जो प्लांट्स होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और वाटर लेकर जो है सो उसको हमारा अपने फूड रिसोर्सेस में कन्वर्ट करते हैं टू कंज्यूम देम, और हम प्लांट से वही फूड रिसोर्सेज जो है सो लेकर अपने यूज के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे फूड रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो सबसे मेन सोर्स है हमारे एनर्जी का, हमारे बॉडी के लिए या प्लांट बॉडी के लिए, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि हमारा प्लांट्स, यानी हम बेसिक तौर पर यह भी कह सकते हैं कि हमारा प्लांट्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन की मदद से या सनलाइट की मदद से वह जो है सो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो उसके लिए भी कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा, तो बिल्कुल होता है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला दें,
ठीक है, और साथ में इसको सनलाइट दे दें तो हम देखेंगे क्या कि ये हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन हमारा रिलीज करता है। ठीक है, तो इस हम देख रहे हैं कि ये कॉमन फोटोसिंथेसिस है, जिसको हम बचपन से यही जानते हैं कि ये भी एक केमिकल चेंज है। क्लास 6 से तो एटलीस्ट जानते ही हैं कि ये भी एक केमिकल चेंज है। लेकिन इस केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन क्या होगा या इसमें क्या चेंज हो रहा है, इस केमिकल चेंज का प्रोसेस क्या है, यह हमारा इस इक्वेशन के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के बारे में और क्या क्या जानना है हमें इस चैप्टर में। चलिए, केमिकल रिएक्शन के बारे में और क्या क्या जानना है। तो सबसे पहली चीज कि केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, कि हमारा केमिकल रिएक्शन में जो है सो कैसे कैसे हमें चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, किन चेंजेस के माध्यम से जो है सो हम बोलेंगे कि हाँ ये केमिकल चेंज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि केमिकल चेंजेस के दो पार्ट होते हैं, या इस चलिए यहां पे आपके लिए नोट डाउन कर दे रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। अब से हम लोग केमिकल चेंज को भी केमिकल रिएक्शन ही बोलेंगे ताकि हमें जो है ये चैप्टर समझने में आसानी हो। सबसे पहला चीज जो सबसे बेसिक चीजें हैं यहां पर जो है सो इस चैनल पे आपको सबसे बेसिक नॉलेज जो भी है वो आपको दिया जाएगा। जमीन से शुरुआत कीजिए, आसमान तक पहुंचिए। तो इसलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि द सब्सटेंस और द मैटर, हम सब्सटेंस अभी एलिमेंट और कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, दैट इज द मैटर। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज, इनको किस नाम से जानते हैं, आर नोन एज रिएक्टेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, और जो हमारा जो न्यू सब्सटेंस जो बनकर आएगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए भी यहां पर लिख दे रहा हूं, द न्यू सब्सटेंस formed due to reactions are known as products। तो एक चीज तो समझ में आ गया, जो हमारा केमिकल चेंज में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम बोल देंगे क्या, हमारे वो रिएक्टेंट्स हैं। और जो हमारा फाइनल जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको हमने क्या कह दिया, दैट दीज आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या है कि ये तो बात हो गई कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। यानी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनके बीच केमिकल चेंज होता है और हमारा बनता क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। तो सबसे पहली चीज आ जाती है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कई ऐसे रिएक्शन होंगे जिनमें हमारा गैसेस इवॉल्व होगा, और गैसेस इवॉल्व होगा तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हाँ भैया यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था हीटिंग ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को गर्म किया तो गर्म करने के कारण क्या हुआ था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है सो रिलीज हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है सो हमारा एक प्रॉपर्टी है किसका, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलिए कुछ और रिएक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं जहां पे गैसेस का इवोल्यूशन हो पाए। जैसे कि क्लास 7 में आपने एसिड बेस के दौरान जो है सो पढ़ा होगा कि जब भी अगर किसी मेटल को आप एसिड में डालिए तो आप देखोगे क्या,
कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस का रिलीजिंग क्या पता चलता है हमें कि हाँ यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है। या फिर अगर आप बेकिंग सोडा को अगर हीट करो, बेकिंग सोडा जो कि हम खाने में भी डालते हैं, किस लिए डालते हैं? ताकि हमारा खाना फ्लफी बन सके। जैसे केक में जो है सो आप बेकिंग सोडा का यूज करते होगे। तो एक्चुअली वो फ्लफी क्यों बनता है? क्योंकि हमारा जो है सो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम हीट करें तो हम देखेंगे क्या कि हमारा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है, यहां पे भी ये रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली हमारा जहां पे भी किसी भी अगर एक चेंज में अगर हमारा गैसेस इवॉल्व हो रहा है तो वी कैन से दैट दिस मे बी पॉसिबल ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें किसी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल सकती हैं? तो सेकंड थिंग है हमारे पास वो है चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो चेंज है जो कि हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान दिख सकता है वो है चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर किस तरीके से दिखता है? तो अगर हम बात करें चेंज इन कलर के लिए कि कौन कौन से हमारे ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं कि जहां पे रंग ही बदल ले अपना सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं और सबसे फेमस रिएक्शन जिसको आपको याद रखना चाहिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि अगर हम आयरन नेल को डिप करते हैं CuSO4 सॉल्यूशन में। अब ये CuSO4 सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्लू इन कलर। ठीक है, यही कारण है कि CuSO4 को हम लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ये कॉमन नेम भी याद रखिएगा। अगर किसी ने कभी आपसे पूछ लिया कि ये ब्लू विट्रियोल क्या चीज है तो आप फटाक से आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए कि यस सर इट इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो हम देखते क्या है कि हमारा FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है और Cu बाहर निकल जाता है। अब देखिए कि पहले CuSO4 का कलर कैसा था? ब्लू इन कलर। लेकिन अब जो FeSO4 या फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जो बोलना चाहो बोल सकते हो, इसका कलर कैसा हो जाता है? ये कलर हो जाता है इसका ग्रीन, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? आपने जब शुरू में जो रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं वह हमारा कैसे कलर का है? ब्लू कलर का है। लेकिन जैसे ही हम उसके साथ अगर किसी भी तरीके का अगर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि उसका कलर भी चेंज हो रहा है, और कलर चेंज होकर क्या हो जा रहा है? ग्रीन इन कलर। पहले ब्लू था, अब कैसा हो गया? ग्रीन इन कलर। और भी इसके एग्जांपल है चेंज इन कलर के। जैसे और हम बात करें तो अब देखो कि कॉपर के अंदर जो है, अगर कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, अगर किसी के घरों पे अगर तांबे के अगर बर्तन है या ग्लास है या कुछ भी, तो उस कंडीशन में देखोगे कि टाइम के साथ उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज एक्चुअली कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, अब ये ग्रीन कोटिंग क्या होता है? ये होता है हमारा कॉपर कार्बोनेट। एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलकर कॉपर बना देता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो कि इस कॉपर कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, अभी मैंने बताया कॉपर कार्बोनेट किस कलर का है? ग्रीन इन कलर है। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो जो सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि हमारा एक ब्लैक कलर सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, पहले कैसा था? ग्रीन था, हीट करने के कारण क्या हो गया? ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर क्यों बना? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट जो है सो हमारा कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें देख सकते हैं कि हमारा यस कि केमिकल रिएक्शंस में जो है सो चेंज इन कलर्स भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है वह है क्या? नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज formation of precipitate। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या चीज है? तो जैसे
कभी कभार रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लिक्विड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो सॉलिड मिल जा रहा है, ठीक है, सॉलिड बनकर नीचे डिपॉजिट हो जा रहा है। अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड इन नेचर है, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा मिल जा रहा है हमें, सॉलिड इन नेचर, ठीक है, जो कि हमारा एक पार्ट हमारा लिक्विड रह रहा है और बाकी का जो है सो सॉलिड के रूप में नीचे डिपॉजिट हो जा रहा है, यानी कि इनसॉल्युबल है बिल्कुल। तो वैसे जो हमारे सब्सटेंसेस हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, प्रिसिपिटेट। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक्वस सॉल्यूशन। इसका हमने क्या तैयार किया है, पानी के साथ एक सॉल्यूशन तैयार किया है जिसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके अलावा जो है सो हमारे पास सेकंड कंपाउंड होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल एक्वा सॉल्यूशन, इसका भी कोई कलर नहीं है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होना चाहिए था, कोई कलर नहीं आना चाहिए था। अगर मान लो कि एक हमारे पास कलरलेस लिक्विड है, दूसरा भी कलरलेस लिक्विड है, तो अगर हम फिजिकल चेंज के थ्रू देखें तो हमारा फाइनल जो मिक्सचर होता वो भी क्या होगा, एक हमारा कलरलेस सब्सटेंस आना चाहिए था फिजिकल चेंज के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि बेसिकली अगर इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो देखोगे क्या कि हमारा NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है और बेरियम सल्फेट बनता है। अब देखोगे क्या कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है सो एक व्हाइट कलर के सॉलिड के रूप में आपका जो भी टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे जमा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक प्रेसिपिटेट कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो है उसके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी होता है। चलिए और आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। बिल्कुल, हमारा जो स्टेट होता है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, स्टेट ऑफ मैटर भी जो है सो केमिकल चेंज के दौरान चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा, तो आप देखो कि आप जानते हो हाइड्रोजन कैसा है, गैसियस नेचर का है, हाइड्रोजन तो गैस ही होता है ना। अगर हम इसको कंबाइन करें किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस इन नेचर है, गैसियस इन नेचर है, तो हम देखते हैं क्या कि ये बनाएगा वाटर। अब वाटर क्या होता है, ये तो लिक्विड है ना, हम दोनों को गैस बोल रहे हैं लेकिन हमारा वाटर क्या है, लिक्विड इन नेचर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हो कि दो गैसेस को आप मिला रहे हो और आपको मिल क्या रहा है, एक लिक्विड। तो जहां पे भी अगर दो गैसेस को मिलाएं या दो हमारे एक गैस और एक लिक्विड को मिलाएं और हमारा बन जाए कुछ सॉलिड, चेंज इन स्टेट, तो उस कंडीशन में जो है सो हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और टर्म है, एक और चेंज है जो कि हमें देखने को मिल जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन एनर्जी। ये जो है सो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एनर्जी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए दो तरीके से एनर्जी में चेंज आ सकता है, या तो हीट जो है या किसी भी फॉर्म का जो एनर्जी है वो रिलीज होगा, या फिर किसी भी फॉर्म की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। तो इसके बेसिस पर जो है सो हमने दो टाइप के रिएक्शन ही बांट दिए। एक हमने बोला क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा क्या नाम दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला हमने बोला एंडोथर्मिक, अब नाम से क्या पता चल रहा है, एंडोथर्मिक यानी कि अंदर की ओर एनर्जी आना। यानी कि कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी लेने के बाद काम अपना शुरू करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर डिफिनीशन कहें तो हम क्या कहेंगे, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको यहां पे आपके लिए लिख देता हूं कि द टाइप ऑफ chemical reaction in which energy is required is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। ये तो बात हो गई कि हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। अब इसके आगे बात करें, अब हम बात करेंगे किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी चाहिए होता है किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, एंडोथर्मिक। चलिए एक एग्जांपल भी आपके लिए दे देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास NaCl मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, NaCl का एक सॉल्यूशन है, तो इसको अगर हमें Na और Cl2 में तोड़ना है, सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग करना है, तो इसके लिए इसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में इसको एनर्जी ना दें तो ये क्या कभी भी टूटेगा, नहीं टूटेगा अपने आप। या Na और Cl2 एक दूसरे को अलग अलग नहीं करेगा, ये अपने आप अलग अलग नहीं होगा। तो ऐसे जो रिएक्शन है इनको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब ठीक इसी का ऑपोजिट, कि जिसमें एनर्जी चाहिए नहीं हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए होता है बल्कि वह एनर्जी रिलीज करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए नहीं होता है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, दोज रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन which release energy are known as exothermic रिएक्शंस। क्लियर है। तो बेसिकली ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारा एनर्जी रिलीज हो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बहुत सुना होगा आप लोगों ने। इसमें करते क्या है, हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का जो है एक बड़ा ही थिन सा एक फॉयल काट लेते हैं, दैट इज मैग्नीशियम रिबन, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। शुरू में इनिशियल हमें थोड़ा सा हीट देना पड़ता है इसको बर्न करने के लिए, ठीक है। और एक बार अगर ये केमिकल चेंज शुरू हो जाए तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड या एस के रूप में जो है सो नीचे गिरता जाएगा और बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, एक फ्लैशी व्हाइट कलर का, ठीक है, फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगा। उस हीट के साथ एक फ्लैशी व्हाइट कलर का फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगा और उस कारण जो है सो बहुत सारा हीट और एनर्जी या रिलीज करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, दिस रिएक्शन कैन बी टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट यानी केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि अब केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूलाज हमने क्लास 9th में जो है सो हम लोग लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला किस लिए लिखते हैं उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, उसके बाद उसका डेफिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा कि बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी टर्म्ड एज केमिकल इक्वेशन, जो कि उतनी देर से मैं आपके सामने लिखे जा रहा था, ठीक है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं Mg प्लस O2 रिजल्ट्स इन MgO, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, उनका एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और बन क्या रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा केमिकल इक्वेशंस डिफिनीशन तो आपको पता चल गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कितने तरीके से हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस लिखने के 3 तरीके हैं। केमिकल इक्वेशन लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा, हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन किसको कहेंगे हम लोग, वर्ड इक्वेशन हम कहेंगे
कि जैसे अगर इंग्लिश में मैंने बोला कि मैग्नीशियम को जलाया हमने ऑक्सीजन के साथ तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको एज टू एज वर्ड बाय वर्ड अगर हम लिख दें, जैसे यहां लिख रहे हैं हम कि मैग्नीशियम लिया हमने, इसको जलाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हमने एज इट इज वर्ड बाय वर्ड जो है सो पूरे केमिकल रिएक्शन को अगर लिख दिया तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, या ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन जो कि हम लिखते हैं, वो है अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन। अब ये क्या चीज है कि अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम नहीं होंगे। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमारे अगर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अगर हमारे सेम नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में वैसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें एज इट इज जिस तरीके से हमारा वर्ड इक्वेशन है हम बस उसको सिंबल्स में कन्वर्ट करके छोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल की मदद से जो है सो यहाँ और समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया, फिर ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया। अब ऑक्सीजन तो हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में मिलता है तो O2 लिख दिया, या हमारा कंबाइन करके बन रहा है MgO। तो हमने जो है जिस तरीके से हमारा वर्ड इक्वेशन था उसको एज इट इज बस सिंपली सिंबल्स में रिप्रेजेंट करके छोड़ दिया। जैसे मैग्नीशियम की जगह लिख दिया हमने Mg, ऑक्सीजन की जगह लिख दिया हमने O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह लिख दिया हमने MgO। अब यहाँ पे देखिए दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम है सिर्फ एक। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, मॉलिक्यूल तो एक ही है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल एक है, बस उस वह मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, 2 एटम से। तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट साइड एक हमारे पास मैग्नीशियम का एटम है, ठीक है, और 2 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्रोडक्ट साइड देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का सिर्फ एक ही एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, वहां पे जो है सो एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बताया गया कि हमारा जो है सो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होता है, यानी कि ना कोई रिएक्टेंट डिस्ट्रॉय होता है और ना ही कोई नया प्रोडक्ट बनता है, बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां अनबैलेंस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा मास जो है सो कभी भी सेम होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक एटम की तो कमी आ जा रही है, राइट। तो यहां पे जो है सो एक दिक्कत क्रिएट हो जाती है। इस कारण से जो है सो अब हम तीसरे टाइप का इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं हम एक्चुअली कुछ नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे यहां अगर हमने 2Mg लिख दिया, यहां पे 2MgO लिख दिया, तो अब होगा क्या कि हमारे पास मैग्नीशियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन के तो 2 एटम ऑलरेडी थे। अब Mg यहां पे जो एक था वह कितना हो गया, डबल होकर 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी MgO के साथ ही जुड़ा हुआ है, MgO में ही है, तो वो भी 2 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब मैग्नीशियम इधर भी 2 है, मैग्नीशियम इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन इधर भी 2 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जो है सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ दिक्कत आ रहा था अनबैलेंस्ड वाले में, लेकिन बैलेंस्ड वाले में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर हमें डिफाइन भी करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे, दैट द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन which satisfy the law of conservation of mass is known as balanced chemical equation। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ये तो बात हो गई कि हमारा कितने टाइप से हम केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे, यह काफी बच्चों के मन में दिक्कत वाली बात रहती है कि हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किस तरीके से
करेंगे। तो देखिए बैलेंसिंग के जो है सो हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। बैलेंसिंग के 3 तरीके हैं। एक तरीका जो कि आपको अभी जानना है और बाकी के जो 2 तरीके हैं वो आप जब रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ोगे क्लास 11th में तब जानना है, ठीक है। तो हमारे 3 तरीके हैं कौन कौन से। सबसे पहला और बेसिक जो तरीका है वो है हीट एंड ट्रायल, ठीक है। 3 तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है हमारे पास, फर्स्ट मेथड है हमारे पास हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल में हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम जो है सो अपने मन से कोई भी नंबर लगाएंगे, चाहे रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, और तब तक हम वो नंबर चेंज करते रहेंगे जब तक हमारा इक्वेशन बैलेंस ना आ जाए या ना हो जाए। और दूसरा और तीसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, या ऑक्सीडेशन नंबर का अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं क्लास 10 तक। तो उस कंडीशन में हम क्लास 10th में इसको स्किप करेंगे, इसको हम जब क्लास 11th का जब वीडियो बनाएंगे वहां पे सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और तीसरा तरीका होता है हमारे पास हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए हमारे पास, 3 तरीके हो गए, जिसमें से हमें पढ़ना किसको है, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड शुरू करने से पहले हम जो है सो कुछ बेसिक रूल्स एस्टैब्लिश कर ले रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली एक ही बेसिक रूल है हमारे पास, ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, कोई सेट ऑफ रूल जो है सो हमें कोई उतना फॉलो नहीं करना कि हमें ये करना है और यही नहीं करना, ठीक है। लेकिन सबसे बेसिक एक रूल है कि आप कभी भी बैलेंसिंग के दौरान किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला आप चेंज नहीं करोगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम लिख रहे थे कि Mg प्लस O2 रिजल्ट्स इन MgO, तो कई लोग ये भी सोचेंगे कि सर ऑक्सीजन का ही नंबर अनबैलेंस हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे MgO2 कर देते हैं। यह चीज अगर आप करेंगे तो वो गलत होगा। आप कभी भी किसी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको नंबर्स ऐड करने हैं रैंडमली तो आप नंबर्स ऐड करोगे किसी भी केमिकल सब्सटेंस के आगे में, ठीक है। आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे में कुछ कांस्टेंट्स यूज कर सकते हो, रैंडमली आप कांस्टेंट यूज कर सकते हो। रैंडमली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेथड का नाम ही है हीट एंड ट्रायल। हम एक एक करके अलग अलग कांस्टेंट ट्राई करते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीका कैसे डेवलप करें, सभी लोगों का अपना अपना मेथड है, मैं अपना मेथड आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे हम सिंपली करेंगे क्या कि हर एटम या हर पार्ट जो भी हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, हम उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम हमारे पास कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम हमारे पास कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, वो भी 1 है। हम देख रहे हैं अनबैलेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो हम करते क्या है कि इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। लेकिन अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या यहाँ अकेला है, नहीं, किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें किसको करना पड़ेगा, दोनों को ही, क्योंकि अकेला तो ऑक्सीजन नहीं है ना। तो उस कंडीशन में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, बट ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों साइड, लेकिन हमारे पास मैग्नीशियम अभी भी अनबैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे कि उधर 2 है तो इधर भी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब मैग्नीशियम तो यहाँ अकेला है तो इस पे मल्टीप्लाई करने पे दूसरे किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम H2 लें और O2 के साथ इसमें कंबाइन करें, ठीक है, H2O बन रहा था। अगेन वही चीज, यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब प्रॉब्लम अगेन वही आ जाती है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो जैसा शुरू में बोला मैंने, ऑक्सीजन अकेला तो नहीं है, तो ये 2 जो है सो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 2H2O। तो अब हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे जो है सो 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हाइड्रोजन 4 हो जाए, ठीक है।
तो यहां पे भी हम 2 कर देंगे। क्लियर है? बैलेंसिंग इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक में जितने हमारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या उसके अलावा जो हमारे एक्सरसाइज में शुरू के क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, वो हमारा बैलेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए इन मोर देन इनफ है क्लास 10th के बच्चों के लिए। चलिए एक और रिएक्शन देख लें, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे अगर हमारे पास लीड नाइट्रेट है PbNO3, ठीक है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो देखेंगे क्या कि यह हमारा लीड ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, NO2 में ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो कि अनबैलेंस क्या है। अनबैलेंस क्या है, यहां पे लीड हमारे पास 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन ध्यान से गिनना, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है यानी कि 2 नाइट्रेट आयन है, यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 नाइट्रेट आयन है, 1 नाइट्रेट आयन में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 में 6 हो गए। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 6। यहां पे अब देखो लीड कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना है 1, यहां पे नाइट्रोजन कितना है अगेन 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 2। अब देखिए यहां पे काम आता है हमारा एक और रूल, यहां पे एक और रूल आता है। एक और रूल क्या कहता है हमारा कि अगर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारा ऑड आ रहा है तो उसको सबसे पहला काम क्या करो, इवन बना दो। अगर ऑड रहेगा तो आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी। जैसे यहां देखिए लीड 1 है, लीड दूसरी साइड भी 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, वहां नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, मान सकते हैं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास जो है सो 6 है, और यहां काउंट कीजिए टोटल ऑक्सीजन तीनों मिलाकर तो 1 2 1 3 और 2 5 ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ रहा है। हमें क्या करना है, इसको इवन बना देना है। कैसे बना सकते हैं, तो हमने क्या करना है, यहां पे 2 लगा दो। यहां 2 लगाने से होगा क्या, लीड भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो दोनों साइड बैलेंस हो गया, लेकिन अब अनबैलेंस कौन हुआ, अब अनबैलेंस हो गया हमारा लीड, इधर 1 है और उधर 2 है। तो उस कंडीशन में अब क्या करेंगे, इधर भी लीड के साथ जो है सो 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 हमने लिख दिया, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन ठीक है, अभी अभी हमने बैलेंस किया था, फिर से अनबैलेंस हो गया, उसको फिर से हम बैलेंस कर लेंगे। नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहां पे कितना है 4 है यहां पे, लेकिन नाइट्रोजन का नंबर सिर्फ 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना होगा। यहां लिख दीजिए 4। अब इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन यहां पे 4 है, नाइट्रोजन यहां पे भी 4 है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड। लीड यहां पे 2 है, यहां पे भी लीड 2 है, लीड भी बैलेंस्ड। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो टोटल काउंट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में हमारे पास 12 ऑक्सीजन एटम है, तो इधर कितना है 2 + 8 10 + 2 12। हम देख रहे हैं कि दोनों साइड ऑक्सीजन का भी नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो हमने लगातार नंबर्स ट्राई किए, डिफरेंट नंबर्स ट्राई किए, और उस कारण से जो है सो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो पाया। इसीलिए हम इसको ये बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? चलिए अब केमिकल इक्वेशंस लिखने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझा दूं। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, तो केमिकल इक्वेशंस जब भी हम लिखते हैं तो एक तो काम हो गया कि हमें उसमें कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, वो उन कांस्टेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो कांस्टेंट जो है जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताते हैं, वो कांस्टेंट हमारा नंबर ऑफ मोल्स भी बताते हैं। देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। उन कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम अपने केमिकल इक्वेशन में। तो अब हम स्टेट कर सकते हैं इनमें स्टेट सिंबल्स। क्या कर सकते हैं, स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स मतलब कैसे पता चले कि वो हमारा सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ अलग अलग स्टेट सिंबल यूज करते हैं। जैसे एस यूज करते हैं किसके लिए, सॉलिड के लिए। ठीक है,
एल यूज करते हैं किसके लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है। जी और अप एरो भी यूज करते हैं किसके लिए, गैस के लिए, और AQ यूज करते हैं एक्वस के लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड और एक्वस में थोड़ा सा डिफरेंस है। लिक्विड मतलब प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो भी हमारा प्योर मैटर है जो लिक्विड स्टेट में ही हमें मिलेगा उनको हम क्या कहेंगे, सिंपली एल से डिनोट करेंगे, लिक्विड, जैसे वाटर। लेकिन वहीं पे एक्वस कहने का मतलब होता है जो वाटर के साथ एक मिक्सचर बन के आए, जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यानी NaCl जनरली होता कैसा है, सॉलिड है, लेकिन उसको पानी में घोल दे तो NaCl एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये मिक्सचर्स के लिए होता है। और कौन कौन से सिंबल्स हैं, एक हमारा आता है PPT, पावर पॉइंट वाला PPT नहीं है। PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट। एक हमारा ये सिंबल आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यह सिंबल आमतौर पर दिया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इसको क्या किसके लिए देते हैं हम, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखिएगा तो याद रखिएगा कि इन सिंबल्स को भी उधर इंट्रोड्यूस जरूर करें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हम बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे, या फिर हम स्टेट सिंबल्स को किस तरीके से लिखेंगे, या केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे। आज के वीडियो में ये सारी बातें की गई। अब जो है सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन अगर होते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, और जल्द ही जो है सो 1 से 2 दिनों के भीतर आपका जो है सो अगला वीडियो भी आपके सामने में आ जाएगा। और कृपया कमेंट सेक्शन में जो है सो हमें बताते रहें कि आपको किन चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहिए, या किन सब्जेक्ट्स या किन चैप्टर्स के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए। मैं उन चैप्टर्स को लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने आता रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए जो है सो हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।